वेलकम बैक लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं 107 एफएम में आपके साथ आपके प्रेजेंटर माविश खान। और मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही जबरदस्त राइटर, एक्टर। अभी कुछ अरसे पहले हम सब लोगों ने एक टेलीविजन पे ड्रामा देखा था, हम टीवी पे एक ड्रामा आया था सबात के नाम से। और ये वो ड्रामा है जिसको मैं लाजमी ये मेंशन करना चाहूंगी कि जब ये शुरू हुआ और जब तक आखिर इसका आया है, एंड हुआ है, जब तक हम लोगों की तवज्जो इस पे से हटी नहीं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कहानी आगे बढ़ती चली गई। वरना अमूमन हम इस पे बात भी करेंगे जो आज हमारे साथ मेहमान है, कि अमूमन देखने में ये आ रहा है कि इन दिनों जो ड्रामा सीरियल्स आ रहे हैं वो शुरू तो बड़े धमाकेदार तरीके से होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जितने व्यूवर्स हैं वो बोर होते चले जाते हैं। लेकिन सबात की क्वालिटी थी कि इस ड्रामे ने हमें शुरू से आखिर तक जकड़े रखा। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं सबात के राइटर काशिफ अनवर साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आविश, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। और जब से मैंने सबात देखा है उसी वक्त मैंने ये इरादा कर लिया था कि इनका इंटरव्यू जरूर लेना है, क्योंकि मैं आपसे बहुत मुतासिर हुई थी। आपकी राइटिंग से बहुत मुतासिर हुई थी, कहानी आपकी बहुत जबरदस्त कमाल की थी। और जिस तरह से आपने वो रोल, जो विलन का रोल था, वो निभाया, उससे भी हम सब बहुत मुतासिर हुए। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम बहुत दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माविश साहब। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी काशिफ के सबात के अलावा मेरे इल्म में है नहीं, हो सकता है आपने और भी काम किया हो और भी ड्रामा सीरियल्स लिखे हो। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि सिलसिला कैसे शुरू हुआ, आप कब से काम कर रहे हैं शोबिस में, और कैसे ख्याल आया? मतलब यही वही वाला जो एक रिवायती से सवाल होता है कि बचपन से सोचा हुआ था मुझे इस फील्ड में आना है, या इत्तेफाकन ये हो गया। तो बिल्कुल शुरू से हम बात करना चाहेंगे आपके बारे में। सच कहें तो स्क्रीन इंसानों को ऐसे ख्वाब दिखाती है कि 99% लोग कभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं कि टीवी पे आ जाएंगे, कहानी लिखेंगे, मीडिया का हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि जब आप बचपन में टीवी देख रहे होते हैं तो उस कहानी को जीना चाहते हैं आप, और उन लोगों के बीच में जीना चाहते हैं। अगर कोई कहे मेरा कभी दिल नहीं चाहा तो शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग जिनके बचपन में टीवी था और फिर टीवी ग्रो कर रहा था, तो हर बंदा किसी ना किसी तरह से टीवी से जुड़ना चाहता था। तो हमें बचपन में ख्वाब ही ऐसे दिखाए गए, तो वो हमने ज्यादा गौर से देख ली, फिल्म ज्यादा गौर से देख ली। तो फिर ख्वाहिश बनी कि बस फिल्म्स का या टीवी का किसी भी तरह से स्क्रीन के काम का हिस्सा बना जाए। सही, जबरदस्त, ग्रेट। उसके यानी बाद बचपन शुरू से हो गया एक बचपन से ही कुछ 6-7 साल 5 साल की उम्र में एक फिल्म थी लावा। वो मैंने अब देखी तो मुझे काफी हंसी आई कि ये मेरी फेवरेट फिल्म थी बचपन में। और उसका मरने का सीन मैं बार बार करता था, क्योंकि मरने का सीन आसान होता है, आप एग्जेजरेट करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, तो इस तरह से। सही। तो बचपन से सोचा था, तो फिर बाकी काशिफ उसके कैसे? बाद मैंने कुछ मैट्रिक फर्स्ट ईयर में गिटार बजाना शुरू किया। अच्छा, वाह। म्यूजिशियन बनने का अभी भी म्यूजिक का सीन है। तो उसके बाद 1-2 साल गिटार बजाया, फिर मैंने सोचा क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं। क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया एक उस्ताद साहब के पास, एक दो उस्तादों के साथ सीखी, सरगमे पलटे कुछ। फिर समझ आई कि क्लासिकल म्यूजिक बस की बात नहीं है, गिटार है बस की बात, चलो सही है। उसके बाद रेडियो, मैं बहुत यंग एज में, कुछ 2006 में मैं रेडियो चला गया। वो म्यूजिक ही मुझे रेडियो ले गया। वहां से बहुत कुछ सीखा। फिर करते टीवी चले गए, पीटीवी से मैंने शुरू किया। पीटीवी में मैंने कुछ शोज किए, म्यूजिक से रिलेटेड शोज होस्ट किए, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज होस्ट की, 10-10 15-15 मिनट की वॉइस ओवर्स किए। फिर उसके बाद मैं कराची गया, जब मेरी एमबीए किया, एमएससी मैथ्स कॉम किया। जब 2 डिग्रीज हो गई तो तब फिर अगर घर पे रहता तो कंफर्म था कि नौकरी तो करनी पड़ेगी। तो घर वालों से कहा कि अब आपका बेटा बनेगा बड़ा फनकार, अब कराची जा रहे हैं। तो फिर कराची चले गए। वहां पे एक थिएटर से शुरू किया, उस थिएटर में बहुत कुछ सीखा। लिखने का बचपन से शौक था, लेकिन मैं राइटर बनना नहीं चाहता था कभी। अच्छा। मुझे राइटर का ओवरऑल जो हमारे यहाँ अभी आज तक राइटर को उस तरह से अब तो दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं और कुछ क्रेडिट भी दिया जाता है। राइटर को उस तरह से हमारे बचपन में, आपको पता है, बच्चा हीरो बनना चाहता है कि मैंने खड़ा होना शाहरुख खान की लगता है। बच्चे को नहीं अच्छा लगता कि मैं बस्ता कंधे पे डालूंगा। और फिर एक राइटर का एक खास तरह का मॉडल बनाया हुआ है कि एक बंदा है जिसकी हालत खराब है, कंधे पे एक बस्ता डाला हुआ और गली गली स्क्रिप्ट बेच रहा है। तो आप जब कहानियों में उसको उस तरह से देखते हैं, हालांकि राइटर्स का बहुत बहुत बड़ा रोल है हर चीज के अंदर। तो बचपन में राइटर नहीं बनना चाहता था, लिखता था। फिर एक टाइम आया कि मुझे लगा कि हाँ, राइटिंग ऐसी चीज है जो काम वो करना चाहिए जिसमें आप फर्स्ट आ सके। तो मुझे ये लगा कि राइटिंग में मैं कुछ ना कुछ मैं कर सकता हूँ, बाकी कामों से बेहतर कर सकता हूँ। राइटिंग शुरू कर दी।
अच्छा, ग्रेट। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपके घर के माहौल के बारे में और आपके घर के बारे में जानना चाहूँगी कि किस तरह का बचपन गुज़रा, कहाँ पे गुज़रा और कितने बहन-भाई हैं? ताकि हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा इस बात का हो कि राइटर बनना नहीं चाहता था जो बंदा, वो इतना बेहतरीन राइटर कैसे बन गया? किस माहौल में आपकी परवरिश हुई? मैं वैसे सच बात बताऊं तो ये पक्की सी शक्ल के पीछे मैं आज भी देखता हूं तो बचपन मेरा खत्म नहीं हुआ। अगर आपको अच्छे माँ बाप मिले हैं और जब तक वो आपके सर पे हैं तो आपका बचपन खत्म नहीं होता। मैंने एक कैरेक्टर लिख रहा हूं मैं इन दिनों, तो उसमें वो कहता है कि मैं 42 साल का बच्चा था और कुछ लम्हे बाद मैं 42 साल का बूढ़ा था। तो वो कहता है इसके हुँ, बीच में क्या हुआ? कहता है इसके बीच में मेरा बाप है। तो बचपन हुँ, तो अल्लाह का शुक्र है अभी भी चल रहा है। घर वाले बिल जमा करवा देते हैं, खाना वाना खिला देते हैं, चल रहा है बचपन अभी तक। एज ज्यादा हो गई है लेकिन बचपन चल रहा है। तो हुँ, घर का माहौल ऐसा था कि जो करना चाहते हो करो। घर वाले सपोर्ट अच्छा, करते थे हमेशा, आज तक करते हैं। और मैं अगर ये कहूं कि अगर मुझे 10 साल पहले पैसे कमा के घर देने होते तो मैं फनकार नहीं बन सकता। उनकी सपोर्ट की वजह से ऐसा हुआ कि वो मुझे कराची में एक वक्त पे मेरे अपार्टमेंट का रेंट भी भेजते थे और वहां अच्छा, पे जो मैं खाता पीता था 2 डिग्रीज करने के बाद वो पैसे भी भेजते थे। और मेरे अब्बा ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि यार तुझे ये पैसे भेजे, तुझे या आप तू वापस करेगा या नहीं करेगा। तो हुँ, घर वाले कहते थे, मेरे अब्बा को मैंने एक बार फोन करके कहा कि यार सीन ऑफ है, थोड़ा सा काम वाम नहीं मिल रहा, बहुत मिन्नतें करनी पड़ रही। तो उन्होंने कहा यार जब तक मैं जिंदा हूं तुझे पैसे मिलेंगे, तो तू ये है मिन्नतें अभी ना कर। तो अल्लाह का शुक्र है घर वालों की वजह से ही हुआ जो भी। ज़बरदस्त, ग्रेट। यानी बहुत ज़्यादा आपको हालात की सख्ती का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा, आपको क्या लगता है काशिफ़ के मतलब आपका जो ये हालात की ड्रामा सख्ती का सामना करना पड़ता है महाविश। वो ही मैं सॉरी, जानना ये चाह रही बात बड़ी जरूरी है। हूँ। कई बार आपको ये लगता है कि अगर आपको चीजें पूरी मिल रही हैं, हुँ, असल में आप जिस भी मकाम पे होते हैं उससे अगली स्टेज पे आप जाना चाहते हैं। अगर आपके पास खाना नहीं, आप कहेंगे अल्लाह मुझे खाना दे दे, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। आप उस बंदे को खाना दे, वो हफ्ते बाद अल्लाह से गाड़ी मांगेगा। आप उसको गाड़ी दें, वो अगले हफ्ते अपार्टमेंट मांगेगा, फिर घर मांगेगा। तो तब ज्यादा मुश्किल होता है जब आपको कोई सपोर्ट कर रहा हो, आपको पैसे भेज रहा हो, आपको डिग्रीज करवाई हो और आप काम ना कर रहे हैं। तब तो लोग हुँ, कहते हैं भाई तुम्हें सब कुछ दिया तब भी तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा। हुँ, तो वो प्रेशर और तरह का प्रेशर है। जब हुँ, आप किसी के ऊपर बोझ डाल सके कि मेरे माँ बाप ने मुझे इजाजत नहीं दी, तो आप एक्सपोज नहीं होते। जब आपको इजाजत भी मिल गई, पैसे भी मिल गए, तब तो जो भी जुर्म है वो आपका अपना है। वरना हुँ, हमारे पाकिस्तान में कई शादियां तो होती इसलिए हैं कि किसी एक को इल्जाम दे सके, शौहर बीवी को दे सके, बीवी शौहर को दे सके। हुँ, ऐसे ही मेरे अब्बू ना मना करते तो आज मैं हीरो होता टाइप वाली। आप कभी भी इंसान अपनी गलती नहीं मानता, वो किसी के गले में वो हाथ डाल के इसकी वजह से बर्बाद हो। वरना मैं तो शहजादा था। तो मैं हुँ, उस जोन में था कि मुझे अपनी गलतियां खुद भुगतनी थी। मेरे लिए ज्यादा मुश्किल था। हुँ। सही मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रेशर था, उसको आपने चूँकि महसूस किया, तो उसको आप कह सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ मैं हमेशा जब भी किसी मैंने राइटर से इंटरव्यू किया है, तो मैं उससे ये सवाल ज़रूर करती हूँ कि कितना ज़रूरी होता है एक राइटर के लिए अपने माशरे में जो कुछ हो रहा है, उसको ऑब्ज़र्व करना और माशाल्लाह से आपका बचपन अच्छे हालात में गुज़रा है, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है। तो उस तरह की मतलब सख्तियों का जो बराह रास्त सामना है, वो तो आपने नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद क्या काशिफ़ के अंदर एक बहुत हसास तबीयत का बच्चा मौजूद था जिसने इस दुनिया को बहुत ऑब्जर्व किया है। किस तरह से देखते हैं आप इस दुनिया को? इंसान की एक फितरत है कि अगर मुश्किल नहीं होती वो मुश्किल खुद पैदा कर लेता है। हुँ, तो जब आपके पास चीजें ठीक होती हैं तो फिर ही आपका ज्यादा जहन चलता है, क्योंकि परेशान तो इंसान ने होना है। वो उसकी खुराक है दिन में कुछ ना कुछ परेशान होना। तो फिर अगर खाना खाया हुआ तो वो सोचेगा यार ये गरीब घूम रहा है, या वो परेशानी होगी मेरे पास बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है। क्योंकि परेशानी का तो कोटा है दिन में जो इंसान ने पूरा करना है, वो तो इंसान करेगा। तो मुझे लगता है वीडियो रुक रही है, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ तो आ रही है, थोड़ी-सी कुछ ब्रेक हो रही है, हल्की-सी। हाँ, हालांकि मैंने इस वक्त अपने फोन का डाटा और एक वाईफाई दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। तो हुँ। इंटरनेट के भी बड़े मसाइल हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं जो ठीक करते हैं तो। जी, तो सही। अच्छा, तो सबात की कहानी की तरफ आते हैं काशिफ़ और पिछले साल का बेहतरीन ड्रामा और इवन मैं अब तक कहूँगी कि इस तरह का एक ड्रामा सीरियल जो कि जैसे शुरू हुआ हो, जिस मैंने आपसे कहा कि कहीं पे भी आपको बोरियत का एहसास ना हुआ हो, आपको कोई फ्लॉ ना फ़ील हुआ हो, क्योंकि कहानी मुश्किल थी।
इतनी आसान कहानी नहीं थी, लेकिन आपने जिस तरह से उसको समेटा है, जिस तरीके से मुख्तलिफ किरदारों की नफ्सियात दिखाई हैं, तो कैसे इस कहानी को आपने कहाँ से मिली थी? कहानी मुझे एक जुमले से शुरू हुई थी कि हर चीज जदीद पैदा होती है और बोसीदा होकर मरती है। मैं हमेशा जदीद रहना चाहता हूँ। जिन दिनों आपको काम वाम नहीं मिल रहा होता ना, तो उन दिनों आप ज्यादा चार्ज अप हुए होते हैं, आपको ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो उन दिनों की थॉट है। मुझे लग रहा था यार अब मास्टर्स कर लिया, अब क्या करेंगे। और मैं कराची में था, तो एक रात मैंने लिखा कि हर चीज जदीद पैदा होती है और बोसीदा होकर मरती है। मैं जब तक पहुंचूंगा नहीं, मैं जदीद रहूंगा। शुरू अपने आप से हुआ, लेकिन इस जुमले के आगे कैरेक्टर्स नहीं पता, खुद ब खुद जुड़ते 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 कैरेक्टर्स बने। और जब तक मैं सबात लिख रहा था, मुझे तब भी अंदाजा नहीं था कि मैं कोई बहुत कमाल स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, या अभी भी कमाल स्क्रिप्ट नहीं है। लोगों ने पसंद किया, कमाल क्या है, वही कहानी है, कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह बरकत डाल दे तो वो कमाल हो जाता है, वरना अच्छी से अच्छी चीज कुछ नहीं होती। शहजाद भाई ने जब उसके 2 एपिसोड्स पढ़े, उस दिन मैं उस स्क्रिप्ट को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ, क्योंकि उससे पहले ये स्क्रिप्ट कम से कम 8-9 लोगों ने रिजेक्ट किया था, पूरी कहानी सुन के कि नहीं चाहिए, काम का नहीं है। तो शहजाद भाई ने जब 2 एपिसोड्स पढ़े, तो उनका जो फीडबैक था, उसके बाद मुझे लगा कि यार अगर शहजाद कश्मीरी साहब कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, और वो बहुत अच्छा फीडबैक था। तो उसके बाद फिर मैं ये कहूं कि बड़ी कोई मैंने कमाल किया, मैं रातों को जागा, मैंने ये किया, अल्लाह जो अता कर देता है। और फिर आपने पहले एक बात की थी कि ऑब्जर्व करना। आप दुनिया में जो भी चीज बोलते, लिखते, करते हैं, वो आप ऑब्जर्व करते हैं। आप खुद से तो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। आप तो कहीं से सुनते हैं, आपका दिमाग उसको प्रोसेस करता है, आप जिस तरह से उसको लेते हैं, आप उसको लिख देते हैं। तो खुद से क्रिएट करने वाला किस्सा हम लोगों में कहाँ है? हम लोग इतने स्पेशल कहाँ है? कोई इससे सुन लिया, कोई उससे सुन लिया, कोई उसको देख लिया। और फिर फारिग इंसान के पास ये फायदा होता है, उसके पास वक्त बहुत है, तो वो कुछ देख लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, वो कहानी बन जाएगी, वो बिकेगी और पैसे मिलेंगे। तो यानी जुमले से आगाज हुआ था इस कहानी का, और मुख्तलिफ किरदार जो आपकी जिंदगी में कभी ना कभी आए और आपने उनको ऑब्जर्व किया, उनको मिलाकर एक कहानी बनी है, जो कि मैं ये कहता हूँ आबिश के, आप किसी को देख के कॉपी नहीं करते किरदार। आपने यहाँ से एक्सपीरियंस उठाया, आपने यहाँ से उठाया, आपने यहाँ से कोई जुमला सुना, आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस अपना है, आपने फिर एक किरदार खुद तख्लीक किया। जो मजे का आता है कि ये महमूद है और ये मेरा महमूद है, यानी इसको मैं बनाऊंगा, कि चलता है ऐसे, बोलता है ऐसे, या दफ्तर ऐसे जाता है, इसकी आदतें ऐसी हैं। आप एक बार महमूद बना लें, आप उसको सिचुएशन में जब डालेंगे, उसकी पर्सनैलिटी अगर बन चुकी है, वो वैसे बिहेव करेगा। उसकी पर्सनैलिटी आपको खुद बताएगी कि आगे क्या लिखना है। जैसे आपको जो लोग जानते होंगे, उनको पता होगा अगर कमरे में छिपकली आ जाए तो महाविश क्या करेगी। तो सीन बनाना जरूरी नहीं है, महाविश को जानना जरूरी है। तो मुझे इसलिए पता कि मेरी बहन का नाम महाविश है, और कमरे में छिपकली आ जाए तो हमें भगानी पड़ती है। तो वो जब आपको किसी की पर्सनैलिटी, कैरेक्टर पता होगा, आप उसको सिचुएशन में डालेंगे, वो ठीक हो जाएगा, वो आपको खुद चलाएगा। जबरदस्त, ग्रेट। यानी आपका शुमार भी उन्हीं राइटर्स में से होता है, मैं ये कह सकती हूँ, कि जो कैरेक्टर्स बनाते हैं और फिर कैरेक्टर्स आगे कहानी को लेके चलते हैं। देखिए कितना मुश्किल होता है काशिफ, कि मतलब ये एक बंदे की कहानी नहीं होती कभी भी। कोई ड्रामा सीरियल जो होता है, वो मुख्तलिफ उसमें किरदार होते हैं और हर किरदार की अपनी एक नफ्सियात होती है। मुझे अच्छी जो बात लगी वो ये कि आपकी जो कहानी थी ना, वो बेमकसद नहीं थी, उसके अंदर एक मकसद था। आपने पूरी एक थॉट दिखाई है कि ये हो रहा है और उसका अंजाम इस तरह से होता है, तो वो कितना मुश्किल होता है। अब उसमें एक चीज ये भी है कि जब आपके पास एक कहानी का पूरी एक समरी तो आपके पास होती है। मेरा अपना लिखने का तरीका है, मुझे पता नहीं बाकी राइटर्स किस तरह लिखते हैं। मेरा अपना लिखने का ये तरीका है कि मैं 1, 2, 3, 4 गोल्स रख लेता हूँ कि मेरे कैरेक्टर का ख्वाब ये है, और वो ख्वाब ऐसा हो जो कि मेरे जो देखने वाले लोग हैं उनके ख्वाब से कहीं जुड़ता हो। जैसे उस ख्वाब पे उनको एक रास्ता मिले और एक होप भी मिले। और फिर ये है कि जो राइटर्स होते हैं वो सर्वाइवर्स तो नहीं होते, उन्होंने जिंदगी में बड़े मुश्किल वक्त देखे होते हैं, सही गलत, उन्होंने बड़े रास्ते देखे होते हैं, सही गलत। ऐसा नहीं है कि एक इंसान बहुत अच्छी कहानी लिख रहा है तो वो हाजी सनाउल्लाह है, लेकिन वो अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने रास्ते से अपने बाद आने वालों को ये बता सकता है कि इस रास्ते पे ये है। बाकी मर्जी उनकी है, क्योंकि अब जो दौर है, हर इंसान का अपना सही है और अपना गलत है, इसमें कोई गलत भी बात भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी उसको पता है उसने कैसी गुजारी है।
और उस जिंदगी ने उससे कौन से सही और कौन से गलत सिलेक्ट करवाए। सही। अच्छा, शुरू में आपने रेडियो का हवाला दिया था कि आपने रेडियो से आगाज किया अपना, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। मैंने आपकी एक तस्वीर देखी जिसपे FM 101 का माइक था, तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक रह चुका है रेडियो से, और FM 101 से इत्तेफाकन रह चुका है। बस आप इस्लामाबाद में थे, मैं कराची में थी। तो ये जो सफर है, ये जो रेडियो का जो सफर था आपका, इससे कितना सिखाया, कितना वैल्यू देते हैं आप इस करियर को जो रेडियो का आपने गुजारा है, कितना कुछ सीखने को मिला? क्या वहां से भी कुछ कहानियां मिली थी? रेडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर माविश, आप 2005 में, आपने मुझे बताया था 2005 में थी रेडियो, अगर आपको वो दौर याद हो तो फोन के ऊपर अगर 6 लाइट्स होती थी कॉल्स की, तो 6 की 6 ब्लिंक कर रही होती। बिल्कुल। और आप कॉल पिक करते थे तो आगे से खातून कहती थी 2 महीने से कॉल मिला रही हूँ, आज बात हुई। जी जी बिल्कुल। वाईफाई नहीं था, वाईफाई आया, उसने रेडियो का कत्ल किया। तो आप जब इतने सारे लोगों से 7 साल तक इंटरेक्ट करते हैं, और जो मैं शुरू से जरा कामचोर किस्म का इंसान हूँ, तो मैं आरजे भी कामचोर था। मेरी कोशिश होती थी कॉल्स लेके लोगों से बातें करो 2 घंटे, तो मैं बहुत बात करता था लोगों से। तो वो सब लोग जितने भी आते थे उन्होंने मुझे टोन्स दी। अब डस्का से अगर कोई कॉल करता है तो वो 2-3 मिनट बात करता है, तो वो बताता है कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, और फिर आपको खुद भी एहसास हो जाता है कि क्या क्या सीन है। तो बहुत कुछ सीखा रेडियो में, बहुत ऐसे हमारे सीनियर्स थे जिनसे सीखा, बहुत ऐसे जूनियर्स थे जिनसे सीखा। बड़े अच्छे अच्छे किरदार मिले रेडियो से। रेडियो तो एक ऐसा चैप्टर है जिंदगी का जो बड़ा हसीन चैप्टर है। तो अभी आपने कंटिन्यू किया हुआ या फिर आप छोड़ दिया? क्योंकि रेडियो से कहते हैं है। कि एक रेडियो दफा इश्क हो जाए ना तो फिर वो खत्म नहीं होता। मैंने ये है कि मैंने FM 101 से थोड़ा सा वफा निभाई, कि उसके अलावा मैं किसी चैनल में मैंने काम नहीं किया, लेकिन वापस रेडियो जाने का इरादा मेरा नहीं। एक एक बात है, मैं शायद अभी बोल देता हूँ। आप जब किसी इदारे में जाते हैं तो आप अकेले उस इदारे में काम नहीं करते, आपको 17-18 लोगों से इंटरेक्ट करना। तो मेरी आवाम से ये गुजारिश भी है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को कम से कम ऐसा रहने दें कि मैं अपने रेडियो के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल ऑफिसेज, मतलब 20 लोग हैं, 4 लोग 5 के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो 6 के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, नौकरी 40,000 रुपए की है। ऐसा क्या आपने जीतना है? असल में ये जो हमारे अकेले अकेले आ गया ना, वेलकम टू माय इंस्टा वर्ल्ड, वेलकम टू माय फेसबुक, इसने लोगों को एक ऐसा इल्यूजन दे दिया जैसे इनकी कोई अलग दुनिया है। भाई, हम 7 अरब में से एक हैं, 7 अरब में से जो रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं। अगर हम इतने स्पेशल होते तो हम कोई करोड़ साल जिंदा रहते। हम 1 सेकंड के लिए दुनिया में आए हैं, उसमें हम आइटम्स ये पेश कर रहे हैं कि हम इस इलाके के फिरौन बन जाते हैं अब, और बाकी 11 बंदों का कत्ल करके हम बॉस बनेंगे। तो मेरा कहीं पे भी, बहुत सारे जहां पे लोग हों, वहां पे मेरा जॉब करने का दिल, मैंने आज तक नौकरी नहीं की। दिल इसलिए नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता कि मैं 16 लोगों की पॉलिटिक्स का हिस्सा रहूं। मुझे जो काम मैं कर सकता हूँ अकेले, वो मुझे सही रहता है। तो मुझे इसलिए जहां बहुत ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत सारे लोग हों, 15-20, वो पहले 2 महीने बहुत मिठास होती है, और फिर जिंदगी की अपनी हकीकतें होती हैं। बहरहाल मैं ऐसा बंदा हूं कि मुझे अकेले काम करना अच्छा लगता है, अपने करीबी दोस्तों में जो जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं उनके साथ रहना अच्छा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो टीम वर्क के ऊपर जो आजकल बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, हर जगह हम ये बात जरूर सुनते हैं कि टीम वर्क नहीं है, टीम वर्क होना चाहिए। इसके ऊपर कितना बिलीव करते हैं आप? क्योंकि अब मैं अपना बता देती हूँ पहले आपको कि मेरा अपना भी इस मामले में बिलीव इसलिए नहीं होता कि मुझे लगता है कि कहने की हद तक तो बात होती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि हर बंदा अपने आप को प्रमोट करने में, अपने आप को नुमाया करने में लगा रहता है, तो मैं ये मानती हूँ। आपका क्या इस मामले में कहना है? मैं आपको कहता हूं कि जिस वक्त आपको दुनिया में कुछ 15-20 ऐसे इंसान मिल जाएं जिनको आप टेस्ट करें, जिनको आपको पता हो कि ये लोग हैं, तो फिर उसके बाद ज्यादा नहीं ढूंढे। उन 20 लोगों की खुशियों में जाएं, उनकी गमियों में जाएं, उनके मसाइल में जाएं, क्योंकि आपको पता चल गया ये वो 20 लोग हैं। उन्हीं के साथ टीम्स बनाएं। अब मेरी अपनी टीम्स हैं 2-3, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हीं डायरेक्टर्स के साथ काम करूं जिनके साथ मेरी टीम, जो मुझे इज्जत से कुर्सी पे बिठा के मेरी बात सुन। एक और बात है, लोगों के पास अरबों रुपए हैं, लेकिन लोगों को फिर भी मिन्नत करके एक और कॉन्ट्रैक्ट देना है। लोगों के पास 12 प्लॉट हैं, लेकिन लोगों को फिर भी साजिश करके तेलवान लेना है, और फिर 7 अरब में से एक 60 साल के लिए दुनिया में। अगर लाख साल से दुनिया है तो 60 साल की औकात क्या है?
और फिर भी अकेले नहीं है आप। 60 साल 7 अरब आपके साथ घूम रहे हैं दुनिया में, और रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है टीम वर्क के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप खुशकिस्मत होंगे तो वो आप टीम्स बना पाएंगे। मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ। जैसे मैंने मनोवन में काम किया, फिर मैं किसी और रेडियो नहीं गया कि बस सही है। मैंने जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया उनके साथ मैं आज भी काम करना चाहता हूँ। मैंने 2014 में एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट किया, एक सिटकॉम किया। छोटा नहीं था, प्रोजेक्ट खैर बड़ा होता है, लेकिन उस वक्त तो मेरे लिए बहुत बड़ा था। उसके डायरेक्टर का अभी भी मुझे फोन आता है, मैं उनसे कहता हूँ आप जो कहेंगे लिख के, क्योंकि वो मेरी टीम है। हाँ मुझे, और फिर अब मुझे एक डायरेक्टर मिल गए, शहजाद भाई, वो मेरी फील्ड को समझते हैं। एक दो और डायरेक्टर्स हैं, नदीम भाई, जो मेरी फील्ड को अच्छा समझते हैं। तो मैं अब कहानी ले लेके जगह जगह क्यों घूमूं कि यार इसको दे देता हूँ, इसको सुना देता हूँ। तो बस जब अपनी टीम मिल जाए, आप साइड पे हो जाए और अपना काम करें। जहां आपने पहुंचना है कोई आपको रोक ही नहीं सकता। क्योंकि आप देखें, व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है। आप सोचती हैं कि आप मैसेज मुझे भेजें और वो किसी और को चला जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। आप कॉल मुझे करें, किसी और को चले। दुनिया अल्लाह ने बनाई है, वो कहता है ऐसा होगा तो वैसा ही होगा। आप जितनी मर्जी प्लानिंग करें, आपको कोई भी रोक ले या कोई ना रोके, होना वही है जो होगा। तो मैंने खुद देखा है, ये नहीं आप गलत करते हैं, उसका गलत नतीजा आपके सामने आता है और कान में वॉइस ओवर बजता है कि बेटा तब ये किया था, अब ये देख लो। तो ऐसे ही आपको कोई रोक नहीं सकता, इजी अपना काम करें। राइट। अच्छा, सिटकॉम का भी आपने जिक्र किया। सबात तो एक बहुत ही संजीदा नौयत की कहानी थी, उसमें तो बिल्कुल कोई मजाक और ये चीज हमें नहीं नजर आती। तो सिटकॉम की क्या कहानी है वो बताएं मुझे। मैं घर से जब गया था तो मेरे पास अपने पैसे थे। तो मैंने 2 डिग्रीज की थी, तो मैं घर में ये तो नहीं कह सकता था कि पैसे थे। तो मैं कराची गया था, अपने पैसे थे कि उससे बहुत 2 साल पहले मैं इंडिपेंडेंट हो चुका था। तो सिटकॉम मैंने इसलिए किया था कि मुझे अब्बा को फोन ना करना पड़े। अच्छा। और फिर जब मैंने सिटकॉम लिख के दिया तो मैं जिस भी चैनल में अगर मिलने जाता था वो कहते थे तो सिटकॉम देना। उसके बाद मैंने सोचा था आज के बाद सिटकॉम कभी नहीं लिखूंगा। वो तो इसलिए लिखा था कि बिल्स पूरे करने थे। और अच्छा, तो कितना मतलब आसान क्या है काशिफ, अगर मैं आपसे पूछूं, एक संजीदा नौयत की कहानी सबात जैसी या फिर सिटकॉम? और ये बड़ा मतलब अगर तो आप, हाँ जी जी आप कहिए। अगर तो आपके दिन चल रहे हैं, अगर आपकी बारी आई हुई है तो सब आसान है। अगर आपके दिन नहीं चल रहे तो सब मुश्किल है। ये सबात 2015 में मेरे पास था, ये सिटकॉम से पहले मेरे पास था। और अब दिन है तो सब कहते हैं कहानी दे दे, कहानी दे दे। और जब दिन नहीं थे तो मेरा ख्याल है सब कुछ आसान हो जाता है जब आपके दिन शुरू हो जाते हैं, और सब कुछ मुश्किल हो जाता है जब आपके दिन नहीं होते। कितना हौसला इसके लिए चाहिए कि आपने इतना अरसा इंतजार किया कि एक दिन लोग मानेंगे। नहीं, हौसला नहीं चाहिए। आप इधर उधर देख लें। मैं कराची अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ था। अब मैं काम ढूंढने के लिए बैठा था तो फारिग, नाश्ता करता था, खाना खाता था। तो खिड़की से सामने एक बिल्डिंग बन रही थी। तो एक चचा थे, कोई 65 साल के, उन्होंने सीमेंट की बोरी कंधे पे उठाई हुई थी। तो मैं उनकी वीडियो बनाने लग गया। उनको तो उन्होंने कहा वायरल हो जाएगी ये वो, तो उन्होंने कहा नहीं बनाओ। मैंने कहा इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे शर्म आ सके। जब मैं उस हालत में भी था तब भी मेरी खिड़की में एक बंदा था जो मुझसे 100 गुना नीचे था, जिसने उस सीढ़ी पे चढ़ते हुए सोचा होगा कि मैं ये बोरी लेके जा रहा हूँ 65 साल का, और ये हट्टा कट्टा जवान फारिग सोफे पे टांगे टांगे रख के बैठा हुआ। तो कोई भी मुश्किल नहीं था। जब बाहर देखते हैं तो सब आसान हो जाता है। आज भी आपकी गली के बाहर अगर आप कराची में देखें 40 मजदूर बैठे हैं। वो सुबह उम्मीद लेके आते हैं कि शाम को 700 रुपए लेके जाएंगे। मैं एक करीम में बैठा एक बंदे के साथ, तो वो रो रहा था। तो मैंने से पूछा क्यों रो रहे हो? तो छुपा रहा था। तो उसने एक टाइम के बाद मुझे कहा मेरा बच्चा अस्पताल में। तो मैंने कहा पागल के बच्चे, अस्पताल जाओ बेटा, अस्पताल में तुम करीम चला रहे हो। तो उसने कहा कमाऊंगा तो शाम को जाके बिल दूंगा ना। कुछ दिन बाद मैंने उसको फोन किया, उसने कहा मेरा बेटा फौत। तो फिर क्या मुश्किल? अगर हमें ड्रामे में काम नहीं मिल रहा तो ड्रामा कौन सा ऐसा कोई आसमानी काम है कि अगर नहीं मिलेगा तो मौत हो गई? तो ठीक है, अल्लाह जिस हाल में रखे वो अच्छा। जबरदस्त, ग्रेट बात, बिल्कुल सही है आपकी। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप मुझे इतने ज्यादा इन नहीं नजर आ रहे, जबकि आजकल जितने भी लोग हैं, राइटर से लेके एक्टर, सिंगर, सब बहुत ज्यादा रोज की बुनियाद पे अपनी तस्वीरें भी लगा रहे होते हैं और अपनी मतलब पल पल की खबर दे रहे होते हैं। तो क्या काशिफ, मतलब पसंद नहीं है या कोई और रीजन है? नहीं, पसंद है। लोगों से इंटरेक्ट करना किसे पसंद नहीं होता? ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है। मैं जब रेडियो पे भी काम करता था तो मैं कहता था कि यार कम से कम ढूंढे तो सही जा कि आप
होता था, आपको याद होगा, लोग कहते थे अगर आप मेरा पेज पे आना चाहते हैं आप ये कर सकते हैं, यूं लाइक करें, यूं करें। तो होता था यार कम से कम आपको शो पसंद आया है तो आप ढूंढे तो सही। मैं कहता था लब लोते टाटा, अगर आपने ढूंढ लिया तो आपका, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, सही है। अब ये हो गया कि आपको 2-3 लाख रुपए की टीम्स भी रखनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा सब रखते हैं, लेकिन आप आप मैनेज करें हर चीज को, फिर आप पेजेस पे पोस्ट लगवाएं, फिर उसके बाद हर चलते बंदे को हिला के कहें भाईजान मैं भी, इधर भी एक, फिर फॉलोअर से होगा क्या? महमूद हुसैन वो भी मेरा भाई है, जो कहीं गुजरात गुजरांवाला तौसा शरीफ में बैठा हो। महमूद हुसैन भाई को गुस्सा आएगा, उनकी जिंदगी के बड़े मसाइल हैं, वो आगे तस्वीर देखेंगे किसी की और कहेंगे तू टीवी पे आ रहे हैं, वो नीचे फिर लिखेंगे उसके लिए। मुझ में उतनी भी हिम्मत नहीं है ना, मुझे तो थोड़ा सा वैसा हो, मैं कहूँ बंद करो यार, क्या करें। तो सही है, ठीक है, जितना इंटरेक्ट कर रहा है वो सही है, जो इससे कुछ भी नहीं होता। मेरा कोई इंस्टा नहीं था, कोई मेरे जानने वाले नहीं थे, कोई कांटेक्ट नहीं था कराची। जब अल्लाह ने हाथ पकड़ना था से बात हो गया। तो आगे भी मेरा नहीं ख्याल कि इंस्टा की लाइक्स, दिलीप कुमार साहब आज ही वफात हुई है उनकी। आप देखें, वो 70 साल तक आपको टीवी पे नजर आए, वो 98-99 साल की उम्र में फौत हुए। आपको पता है उन्होंने 28-29 साल कैसे गुजारे? वो बंदे ने खुद ही अकेले ही गुजारने हैं, वो इंस्टा की लाइक्स में नहीं गुजारे। वो जब आपने कमरे में बैठना है वो आपने खुद गुजारना है। आप जितनी मर्जी शोहरत पालेंगे, हमारे अफजाल साहब थे, वो अब व्हील चेयर पे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, मेरी दुआ है कि वो जिंदा हों अभी। मशहूर थे, लोग मरते थे उनपे, लड़कियां मरती थी उनपे, व्हील चेयर 20-25-30 साल। आप याद रखें कि ये आपने टाइम गुजारना है और ज्यादा वक्त नहीं है। अगर 30-35 साल इतनी जल्दी गुजर गए तो अगले 30 कैसे गुजरेंगे नहीं पता चलता। इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए इंस्टा, लाइक्स, सोशल मीडिया, फॉलोअर्स। लेकिन आजकल जब तक तमाशा करेंगे ताली बजेगी, जब तमाशा बंद होगा ताली बंद हो जाएगी। तो सही है, कोई इतना तमाश के समझे तमाश भी नहीं है सर। सही। अच्छा, सबात में कहानी आपकी थी, तो किरदारों का इंतखाब भी आपसे कुछ पूछ के किया गया था कि किस किरदार को कौन निभाएगा, कौन सा एक्टर होगा, कौन सी एक्ट्रेस होगी? मैं इसमें कहूंगा जो मेरे डायरेक्टर हैं शहजाद कश्मीरी, मेरा पहला ड्रामा था। अगर वो मुझे सिर्फ ये भी कहते ना तुम्हें मौका दे रहे हैं, तुमने नहीं बोलना, तो तब भी मैंने क्या ही बोलना था। लेकिन उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट में मुझसे पूछते रहे कि यार आपकी नजर से किससे करवाना चाहिए, और बहुत ज्यादा सपोर्ट है उनकी। एक टैलेंट को उस तरह से तारीफ ही नहीं करनी चाहिए जिस तरह से शहजाद भाई कर देते हैं। अगर उनको नजर आ जाए कि यार हाँ कुछ है, तो थ्रू आउट हम लोग बात करते रहे। जो हमने सोचे थे किरदार, ज्यादातर वो नहीं थे, लेकिन जो अल्लाह ने दिए वो उससे अच्छे थे जो हमने सोचे थे। आपका फेवरेट किरदार कौन सा रहा? जो कुदरती हमें मिले वो उससे अच्छे थे जो हमने सोचे। सही। अच्छा, आपका फेवरेट किरदार कौन सा? बात में मेरा ये मानना है कुछ सीन्स हैं जो डिफरेंट कैरेक्टर्स के मुझे पसंद है। दोबारा आपको कहना पड़ेगा, आपका कनेक्शन। मेरा ख्याल है हमारी जी। अब देखें, अब सही है। जी जी। मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स के सीन्स पसंद है। जैसे मिराल का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, अनाया का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो अनाया के कैरेक्टर का फीडबैक आया उसके बाद, वो उसके बाद मुझे लगा कि ये कैरेक्टर, मैं डीप कैरेक्टर समझता था मिराल का कैरेक्टर। अच्छा। कि वो उस कैरेक्टर में बहुत सारी लेयर्स हैं उस कैरेक्टर में। अनाया का कैरेक्टर, मिराल का कैरेक्टर, हसन का कैरेक्टर, हर लड़का जब जवान होता है उसको लगता है सब मेरे मुलाजिम है, और फिर कुछ देर बाद पता चलता है कि नहीं भाई, ये जवानी का जोन है 4-5 साल। हसन का कैरेक्टर था, उसका पूरा एक ट्रांजिशन था। मुझे अनाया के बाप का कैरेक्टर बड़ा पसंद है, क्योंकि अनाया के वालिद साहब और मोहम्मद अहमद साहब ने किया भी ऐसे कि अगर मैंने 50% लिखा तो उन्होंने 100% किया। बहुत अच्छा कैरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया। 4-5 कैरेक्टर्स बहुत पसंद है मुझे जब मैं देखता हूँ। वैसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, लेकिन ये 4-5 कैरेक्टर्स अच्छे। अच्छा, तो आपने सबसे बुरा मुझे यासिर कुरैशी का कैरेक्टर मुझे पता था आप मुझसे पूछेंगी, इसलिए हाँ सही है। तो क्यों यासिर कुरैशी का किरदार, क्यों उसका इंतखाब क्यों किया?
आपको लगता था कोई और आपकी तरह एक नहीं कर सकेगा या क्या रीजन था? नहीं, हमने 3-4 लोगों को ऑफर किया हम्म। और हमें इस कैरेक्टर के लिए एक्टर इस्लामाबाद में क्योंकि शूट हो रहा था तो नहीं मिला। अच्छा। तो आखिर हमने इसके लिए जाना था एक बिल्कुल नए चेहरे के लिए, क्योंकि हम इसको बिल्कुल एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर ट्रीट कर रहे थे, साथ ही इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं था, 88 सीन्स थे, तो हमने एक बिल्कुल नए चेहरे के लिए जाना था। तो इस दौरान शहजाद भाई से बात हुई, उन्होंने कहा यार आवाज तो आपकी भी भारी है, वो करते 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 मुझे भी अंदाजा नहीं था, तब मैंने कहा सही है, ठीक है, करते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने एज एन एक्टर भी काम किया हुआ है। अगर आप एज एन एक्टर काम करते हैं तो फिर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इस एक्टर में मुझे तालियां मिलेंगी, कि मोहल्ले की आंटियां कहेंगी तू बहुत प्यारा लग रहा था। फिर जो किरदार है, एक्टर का काम है वो किरदार करना। अगर आप कोई अपना सोशल इमेज बनाने आए हैं, फिर हीरो का किरदार करें। अगर आप एक्टर बनने आए तो फिर जो कैरेक्टर आपको मिलेगा वो आपको करना चाहिए, और अगर वो बुरा है, आपको गालियां पड़ रही हैं, तो आपकी जीत। तो वो मुझे मसला नहीं है कि मैंने क्यों किया। बहरहाल ये है कि राइटर को कैरेक्टर इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसके बाद काफी सारे लोगों ने कहा कि जी इन्होंने, वो शुरू में लग रहा था कि शायद मिराल के साथ कोई पेयर बन गया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी ये यूं है तो यूं है, तो जब हालांकि साजिशें वाजिशें नहीं होती हैं मुझसे, बिल्कुल भी नहीं होती हैं, प्लानिंग्स नहीं होती हैं, की होती तो बात को अब 1.5 साल हो गया है, मेरे 3 प्रोजेक्ट आ रहे होते। अगर मेरा दिल चाहेगा मैं करूंगा, वरना मुझे साजिश भी मेरा दिल चाहेगा तो मैं करूंगा, फिलहाल दिल ही नहीं था। तो वो कुछ प्लान करके नहीं किया था, अल्लाह ने मौका बनाया और हो गया, और वो सही है, ठीक हो गया, अच्छा हो। अच्छा, तो इससे पहले आपने कहा, मतलब आप नाम मुझे प्रोजेक्ट बताएंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट थे जिनमें आपने एक्टिंग की थी? क्योंकि मैंने मैंने आपको। अवांती रिटर्न्स एक हाँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने अवांती रिटर्न्स एक थिएटर था जिसमें एक्टिंग की थी, उसमें भी मेरा विलन का कैरेक्टर था, और शहजाद भाई ने उसको ही कुछ तस्वीरें देखते हुए सोचा था, वो यासिर कुरैशी से मिलता जुलता भी था, वो फरहाद खान उस कैरेक्टर का नाम था, वो मैंने किया। उसके अलावा हम रेडियो ड्रामा करते थे, आपको पता है, एक वक्त पे। और होस्टिंग मैंने बहुत सारी की, डॉक्यूमेंट्रीज की, जो जब आप बड़े हो रहे होते थे, बस जहाँ कोई माइक पकड़ा देता था, खड़ा होकर बता देता था ये मैंने आ रहा है, ये तब बना था, इसका ये सीन था, तो वो भी अच्छा लगता था तब। वो भी सारे अम्मी अब्बू सब बैठ के देखते थे, बेटा टीवी पे आएगा आज, ठीक है, जो जिस टाइम होता है अच्छा होता। सही। अच्छा, तो फिर यासिर कुरैशी का जो किरदार था, ये निभाते हुए कुछ चैलेंजेस थे? क्योंकि मैंने आपको देखा तो सीरियसली, मतलब वो विलन का रोल था, नॉर्मली हमारी विलन के ऊपर इतनी तवज्जो जाती नहीं है, जबकि बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, लेकिन आपके किरदार ने मुझे सीरियसली बहुत, मिराल के बाद अगर देखा जाए तो आपके किरदार ने भी मुझे गालियां बहुत देने ज्यादा में मुतासिर मजबूर किया। कर दिया। नहीं, उससे हटकर मैंने जो चीज ऑब्जर्व की थी, मेरे मेरे हिसाब से आप पहली दफा एज एक्टर आ रहे थे, तो मुझे लगा नहीं आपने जितनी मेच्योर एक्टिंग की, जो आपके एक्सप्रेशन थे, और जो स्पेशली जो चीज मैंने नोट की, मुझे नहीं पता और लोगों ने नोट की होगी कि नहीं, आपकी आंखों में एक अलग सी जहानत नजर आती है, जो उसी वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि ये, मतलब ये जो करेक्टर है ना, ये कुछ है, मतलब ये खाली खुली नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है। तो वो सारी जो चीजें थी, वो प्लान करके आपने उस करेक्टर को अपनाया कि भाई ऐसा होना चाहिए, यासिर कुरैशी को इस तरह से वो बोलता होगा, इस तरह से वो बैठता होगा, इस तरह देखेगा, कुछ होमवर्क था उसके ऊपर, या फिर वो सारी की सारी जो डायरेक्शन थी वो शहजाद साहब की थी? जी ऐसा होना चाहिए यासिर कुरैशी को। जी। जब मैंने फैसला कर लिया कि मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो फिर मैं वैसे ही कहूँ कि मैंने मेहनत नहीं की, नहीं, मैंने सोचा कि यार इसके लिए एक एनक बनवा लेता हूँ और सूट्स ले लेता हूँ कुछ, ये चलेगा ऐसे। टोन जो है, मैं जरा थोड़ा ऊपर के सुर पे बात करता हूँ, तो उसका मैंने जरा 2-3 खरज, 2-3 सुर नीचे उसका टोन रख लिया। फिक्स मुझे ये था कि अथॉरिटी है उसके पास, तो ज्यादा एक्सप्रेशन वगैरह नहीं देगा, पक्की शक्ल से जो बात कह दी सो कह दी। तो जैसा मैंने सोचा था उसका 50% मुझे स्क्रीन पे नजर आया, मैं खुश नहीं हुआ देख के कमाल कर दिया, जो मैं सोच रहा था उससे आधा था। तो लेकिन सही है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता ग्रेट। अच्छा, अभी आपने बात की थी कि शहजाद साहब ने आपसे कहा कि आवाज तो तुम्हारी भी भारी है, और अगर हम पिछले माजी के कुछ अदाकार देखें, आबिद अली साहब, तलत हुसैन, और बेशुमार हमें ऐसे नाम मिलेंगे जिनकी आवाज का बड़ा कमाल हुआ करता था। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आवाज जो है उसकी कितनी वैल्यू होती है किसी एक्टर के लिए?
मैं कहता हूँ अगर आवाज नहीं है तो हो ही नहीं सकता कुछ, हो सकता है मैं कौन बताने वाला, लेकिन आवाज 70%। आपको जो आवाज से आप नोट करें, घर में बच्चे भारी आवाज वाले से डरते हैं, जब अब अगर बात सुनो तो डरते हैं। एक जो चाचू हर वक्त मजाक और कॉमेडी कर रहा होता है उससे नहीं डरते हैं। मेरे घर में ये सीन है कि मेरे भतीजे मुझसे नहीं डरते हैं, मेरे भाई से डरते हैं, क्योंकि उसने आवाज ही वो रखी हुई है कि बेटा तुझे बताता हूँ। तो आवाज का जो अगर आपके पास, आप अगर समझ सकते हैं अपनी वोकल की रेंज को, तो आपको अंदाजा होगा कि यार जब अगर मैंने बेचारा बनना है तो ऐसे बनना है। अगर आपको अपने गले के 12 14 15 सुर पता है तो फिर आप उन पे खेल सकते हैं, और एक्टिंग है ही सुरों पे खेलना। एक्सप्रेशन तो आपने एक रखा और रख दिया, लेकिन एक्टिंग का असल काम तो आवाज के साथ खेलना हम्म, बिल्कुल। अच्छा है। अभी और मैं कोई काशिफ, एक्टिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ। कल आप ये ना हो कि मैसेज करें नीचे लोग कि ये बता रहे हैं और ये बता रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो सही हो, जो मुझे लग रहा है मैंने वो बताया। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने भी इसलिए पूछा, मैं भी आपकी आवाज से पहली दफा जब फोन पे बात की तो मुतासिर हुई, मुझे उसी वक्त अंदाजा हुआ कि ये रेडियो की आवाज है, तो ऐसे ही था। अच्छा, आपकी अपनी इंस्पिरेशन कौन थे जब आप टीवी देखते थे और आपने बचपन से सोचा था कि इन लोगों के दरमियान मुझे काम करना है, तो वो कौन कौन से लोग हुआ करते थे और क्या अब तक मौका मिल सका है उन लोगों के साथ काम करने का? मैंने हमेशा, अल्लाह मुझे माफ करे मैं खाक हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता कभी कि यार काश मैं इसके साथ ना जी। मतलब क्यों? जब आपको पैदा किया अल्लाह ने और उसको भी दो टांगों पे पैदा किया, तो आपको उसकी टांगों में गिरने की क्या जरूरत है? उस्ताद के तौर पे आप किसी को देखें, आप आपको कोई अच्छा लगता है, सही है। लेकिन ये जो मैं अक्सर सोचता हूँ लोगों को, ये जो कहते हैं कि यार उफ़ल्लाह एक बार इससे मुलाकात हो जाए, भाई कोई सीन नहीं है, कोई इतना स्पेशल नहीं है जिंदगी में कि एक बार उससे मुलाकात हो जाए और आप स्पेशल हैं। कोई आपके घर का किराया नहीं देगा, कोई आपको आप किसी की 2 दफा मिन्नतें करेंगे, तीसरी दफा वो आपको काम पे लगा देगा कि जा जरा पानी भर के लिए। तो आप पहचाने अपने अंदर जो अल्लाह ने एक स्पेशल डाला है। तो मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि काश, आज भी कभी नहीं सोचा। अल्लाह का शुक्र है, कभी हाथ निकाल के सेल्फी नहीं बनाई है कि चलो आप अपनी लाइट मुझ पे डालें ताकि मुझ पे भी जरा थोड़ी सी रोशनी आए। जो जिस हाल में है सही है। मुझे शायरी बहुत अच्छी लगती थी, गुलजार साहब की शायरी अच्छी लगती थी गानों में, जावेद अख्तर साहब की शायरी अच्छी लगती थी गानों में, इरशाद कामिल है अभी, उनकी शायरी अच्छी लगती थी, अहमद फराज साहब, फैज साहब, क्या बात है। मंटो की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी, ऐसा नहीं कि मैंने लोगों को नहीं पढ़ा, पढ़ा, इनसे सीखा, सब उस्ताद है मेरे, जो मेरे सीनियर्स है सब उस्ताद हैं मेरे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने आपको स्पेशल बनाया। हर इंसान को उसको पहचानना चाहिए और अपना बेस्ट करके मरना चाहिए। रेस खत्म होने तक रुक के नहीं सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। रेस के आखिर में जाके पता करने के साथ वाला बड़ा बन गया या आप बड़े बन गए। अपनी इनिंग्स खेलें, इन चक्रों में नहीं पड़ेंगे उसकी लाइट में खड़ा हो जाता है या उसकी लाइट में खड़ा हो सही। तो काशिफ, कितना ज्यादा जरूरी होता है, मतलब ये वाली जो आपने भी बात की है, खुददारी, तो ये बचपन से नहीं होती, बाय द टाइम इंसान सीखता है, समझ में आती हैं चीजें कि हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए। तो ये आपने किस उम्र में सीख लिया था कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, जिसने एक तरह से लीड करना है, वो कभी भी किसी के साथ जो है वो किसी से मुतासिर नहीं होगा, किसी के रंग में ढलने की कोशिश नहीं करेगा, उसने अपनी दुनिया आप बनानी है और उस दुनिया को चलाना भी खुद है? ये कौन सी उम्र थी जब जब आपको इदराक हुआ इस हाँ बात का? हाँ, ये एक तो आप में बचपन से आप अगर अड़ियल हैं तो थोड़े से रहेंगे। मैं तो कराची जाके नहीं रहा। मैं कराची ने तो मुझे स्क्रिप्ट राइटर बनाया। क्योंकि जब आप चीजें आपके इख्तियार में होती हैं तो आपको ये लगता है ये मेरी ताकत है। नहीं, वो वक्ती तौर पे अल्लाह ने इख्तियार दिया होता है। जब चीजें इख्तियार से निकलती हैं तो आपको पता चलता है। लेकिन फिर वो है कि इख्तियार से निकल गई। मुझे एक बात का अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं 5 साल बेरोजगार रहा, लेकिन मैंने किसी की मिन्नत की कि प्लीज देखना, जरा बात सुनना, सर जी जरा इधर आना। और मुझे लोग कहते थे तेरा काम होगा ही। तो फिर मुझे कहते थे घर पे बैठ के होगा। तो मैं कहता था घर पे बैठ के होगा। एक दिन एक डायरेक्टर थे जो मुझे राइटर नहीं मानते थे, मैंने कभी उनको कुछ नहीं सुनाया। तो वो मेरे अपार्टमेंट आए, हम लोग जिम जाते थे, दोस्ती थी। तो आए तो पेज चाहिए था उन्हें लिखने के लिए। तो उन्होंने कहा ये पेज पठान है, अब्दुल्ला बादीनी उनका नाम है। उन्होंने कहा देखता हूं तुम क्या लिखते। तो उन्होंने कहा यार तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो। वो एक स्क्रिप्ट आया, वो गए, वो अगले दिन एक प्रोड्यूसर के पास उन्होंने दिया।
वो अप्रूव होके हम टीवी चला गया। शहजाद भाई ने ऑलरेडी एक बार कहा था मोमिना दरेद साहिबा से, उनका भी एक किरदार है, क्योंकि उन्होंने कहानी सुनी और उन्होंने कहा, उनका कंटेंट डिपार्टमेंट वाले ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहानी सुनी और कहा ठीक है, मोमिना दरेद साहिबा का अपना एक इस पूरी स्टोरी में किरदार है। शहजाद भाई ने एक बार उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है मिलेंगे। वो स्क्रिप्ट घूम के खुद उनके हाथ में वो प्रोड्यूसर ले गया कि इसको देखें। उन्होंने देखा, क्लिक हुआ। शहजाद कश्मीरी ने कहा था काशिफ शहजाद भाई को काट। जब रास्ता बनना है तो साजिश की जरूरत नहीं है, वो घर पे ही हो जाए, और नहीं बनना तो पाँव में गिरे रहे, नहीं बने। तो जब हवा चलती है आपकी तरफ की तो सब चीजें खुद जुड़ जाती हैं। और मैं अचानक एक दिन मोमिना दरेद साहिबा के कमरे में उनके सामने बैठा, उनको कहानी सुना रहा हूँ, जबकि उनके कंटेंट वाले पूरी नहीं सुनते थे। उन्होंने मुझे कहा कहानी सुनने के बाद कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो बस सही है, काशिफ लिखो कहानी। ग्रेट। अच्छा, इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है, तो इस्लामाबाद आपने बताया कि आप आए थे कराची, वहां पे आके आपने मतलब जब सोचा कि शोबिज ज्वाइन करना है, तो इस चीज का कितना एहसास होता है? क्योंकि मुझे मतलब लगता है, मेरा अपना ताल्लुक वैसे कराची से है, लेकिन मैंने इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जिन्होंने एक बहुत अपना मकाम बनाया है, बहुत जगह है उनकी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस्लामाबाद का जो स्टेशन है उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, या प्राइवेट सेक्टर को वहां पे भी आके काम करना चाहिए? कुछ इस जमीन में हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ कि मैं कराची में सिर्फ काम के लिए गया था। जिस दिन मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, मैं इस्लामाबाद आ गया। हमने सब बात इस्लामाबाद में शूट किया, और अभी इस्लामाबाद में कई प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। हम टीवी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं इस्लामाबाद। इसी तरह एक नया चैनल आ रहा है जो कि ग्रीन एक चैनल है, और काफी बड़ा चैनल है, काफी एक अच्छी लॉन्चिंग हो रही है। उनका सारा सेटअप इस्लामाबाद में। इसके बाद GOARY भी अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ फाइनली लोग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप एक फ्रेम खोलते हैं, आपको ग्रीन नजर आता है। आप 2 कदम पे जाते हैं, आपको रावल डैम नजर आता है। आप आधे घंटे की ड्राइव पे जाते हैं, आपको पहाड़ मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा आपको रेत मिल जाती है। और सबसे बढ़ के माजरत के साथ मेरे सिंधी भाई जो है बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन वहां पे अगर आप एक कोने में भी खड़े हैं ना, तो कोई ना कोई भाई आ जाएगा जो कहेगा मैं यहाँ का चाचू हूँ और मुझे 200 रुपए दो। तो इस्लामाबाद में भी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि सरकारी मुलाजिम है, वो आगे से पूछ भी लेते हैं कि किस चीज के 200 रुपए। तो यहाँ पे फ्यूचर है प्रोडक्शन का, नजर आ रहा है। सही। और इस आबो हवा का, इस मौसम का इस्लामाबाद के कितना मिजाज के ऊपर आपके असर होता है, और कितना आपको लगता है कि जो ख्यालात की जरखेजी है उसमें किरदार अदा करती है वहां की आबो हवा? मैं तो वैसे घूम घूम के लिखता हूँ। मैं भी पिछले वक्त में मरी कश्मीर, कश्मीर मरी इस्लामाबाद घूमता रहा हूँ 3 महीने। तो मेरा ये मानना है जहां पे भी आपको सुकून मिले, कोई आपको तंग ना करे, तो वहां पे आप लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं, आप एक और दुनिया में चले जाते हैं वक्ती तौर पे। उसमें से कोई आपको वापस ले आएगा कि बेटा दर्जन अंडे ले आओ, तो फिर अंडे ही है उस दिन, और कुछ नहीं। सही। चले, अब मैं लिस्टर्स के सवाल की तरफ आती हूँ। वसीम तबस्सुम का आपके लिए सवाल है। उन्होंने कहा, सबार ड्रामा लिखा आपने, लेकिन अपने लिए नेगेटिव रोल क्यों सिलेक्ट किया? इसका जवाब वैसे आप दे चुके हैं। ये इसकी बात मैं कर चुका हूँ कि अगर आपने खाला सुरैया की नजर में हीरो बनना है, तो फिर आप अपना इमेज बनाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। अगर आपने एक्टिंग करनी है तो फिर तो आप किरदार करेंगे, वो तो किरदार है, कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल से यासिर कुरैशी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था, उसके डायलॉग्स बड़े बड़े डायलॉग्स मिले थे उससे। अच्छा, इन्होंने आगे आपसे बोला हुआ है कि ऐसा लगता था जैसे आपका नेगेटिव रोल आप ही के लिए था, इतनी परफेक्शन। ये सीरियसली मैं भी इस बात को सेकंड करूंगी, बहुत परफेक्शन से आपने निभाया था वो किरदार। क्योंकि मैंने लिखा था तो मैं उसको देख सकता था कि कौन है। सही। और आगे कौन से प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है? मैं ये तो कह नहीं सकता कि मैं यासिर कुरैशी आगे मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, और बड़े दिल से एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। कुछ 1 साल हो गया है, और अब 1-1.5 महीने में वो स्क्रिप्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और जो सबात से मैंने सीखा एज अ राइटर, मेरे लिए तो सबात क्लास थी ना, कि इससे सीख के ये गलतियां नहीं करती। मेरी कोशिश है स्क्रिप्ट में ना, उम्मीदें तो हैं स्क्रिप्ट पे, अब 1.5 साल लगाया, देखिए क्या होता है।
जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, स्क्रिप्ट से और अभी जो ये बात हुई उससे पता नहीं क्यों मेरे एकदम जहन में बात आई, आपने शुरू में जिक्र किया था क्लासिकल मौसीकी का, म्यूजिशियन का, तो कोई ऐसी कहानी भी हमें आगे नजर आने वाली है जो काशिफ के अंदर का एक म्यूजिशियन है, जो हमें मतलब थोड़ी सी ऐसी कुछ गानों से रिलेटेड कहानी और वो मिले? मैं गानों से रिलेटेड मैं एक कहानी पे काम करना चाहता हूँ, मैं अभी बता नहीं सकता। लेकिन एक कहानी पे मैं काम करना चाहता हूँ जो गानों से रिलेटेड तो नहीं होगी लेकिन ख्वाबों से रिलेटेड हो, कि अच्छा। एक बच्चा ख्वाब कैसे देखता है, सोसाइटी कैसे उसके दिमाग में ख्वाब डालती है, और वो सोसाइटी का दिखाया हुआ ख्वाब जीता है, उसको लगता है वो उसका है। तो हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि हम अपने बच्चों के गिर्द कौन सी वॉल्स में हमने रखा हुआ है। वो जो ख्वाब भी वो देख रहे हैं वो उनके नहीं है, वो ख्वाब भी उनको कोई इंस्टा दिखा रहा है, कोई फेसबुक दिखा रहा है, कोई आप दिखा रहे हैं, कोई अब्बू दिखा रहे हैं कि सीएसपी बड़ा ऑन होता है। बच्चे के क्या ख्वाब होंगे, जो माशरा उसको दिखाता है वो ख्वाब बना ले। तो इस तरह की एक कहानी पे मैं काम कर रहा हूँ। सही, ग्रेट। अच्छा, सबात का ओएसटी भी बहुत कमाल था, बहुत क्लासिकल जिसको कहना चाहिए, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। तो आपने उसके ऊपर कितना काम किया था, मतलब इस चीज की आपकी रिक्वायरमेंट थी ये कि ओएसटी बहुत पावरफुल होना चाहिए, बहुत जबरदस्त होना चाहिए, और गाने का सिलसिला जारी है काशिफ? मतलब अभी भी गाते हैं क्या? हम अभी आपसे फरमाइश कर सकते हैं कुछ? नहीं नहीं, अभी तो फरमाइश नहीं कर सकते, लोग कहेंगे अच्छा खासा स्क्रिप्ट लिखता है ना ही गाता। तो मैं ये बताता हूँ, इससे इससे पिछला सवाल मेरे जहन में निकल गया। आपने कुछ कहा था मुझे। ओएसटी। ओएसटी, हाँ जी जी जी, ओएसटी मैंने इस ड्रामा के लिए नहीं लिखा था। ओएसटी ऐसा था, ये मैंने 2015 में अपने लिए लिखा था, कि डर गए जो रस्तों से घर से कैसे निकलोगे, रोज इन्हीं रस्तों में तुमको आना जाना है, 2014 में। और बुत जो खुद तराशे थे बन गए खुदा है, सब इनको जेर करना है बिन्हें गिराना है। तो ये मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लिखा था। मैंने लिखा गया था, जहन में आ गया तो लिख दिया। तो उन दिनों, जिन दिनों ये ड्रामा बन रहा था, तो शहजाद भाई ने मुझे कहा कि यार ये गाना बनाते हैं। तो मैंने कहा क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं इसलिए आपको मेरी कही हर बात अच्छी लगती है, तो ये गाना इस काबिल नहीं है, मेरी अपनी ये राय। तो शहजाद भाई ने कहा यार आप हर चीज में अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मुझे ये गाना चाहिए। तो मैंने कहा यार नहीं, छोड़। बोलने वाली तो थी। शहजाद भाई ने मुझे कहा कि यार मैं ये गाना सुनाता हूँ मोमिना दुरैद साहिबा को, अगर उनको समझ आ गया तो सही है। तो उन्होंने, शहजाद भाई कहते हैं, उन्होंने 2-4 मिसरे सुने तो उन्होंने कहा हाँ जबरदस्त है, यही। तो बाकी मुझे तो ये लगता था इस ड्रामे के लिए फिट ही नहीं बैठता गाना। वही बात है, अल्लाह जब फिट बिठाता है सब फिट है। बहुत कमाल का था। तो अच्छा, म्यूजिशियन के तौर पे काम हो रहा है कुछ अभी भी गाने और से अभी जुड़ा हुआ मैंने, ताल्लुक? हाँ मैं अभी जब अपने सीन्स सोच रहा होता हूँ तो साथ स्केल्स बजाता हूँ गिटार पे, वो अपने ही सीन्स को, जहन को जरा बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए। तो म्यूजिक पे काम करूंगा, लेकिन 5-6 साल बाद जब स्क्रिप्ट से रिटायरमेंट ले लूंगा फिर म्यूजिक बजाऊंगा। सही। काशिफ, मुझे नजर भी आ रहा है आपके पीछे गिटार रखा हुआ, तो थोड़ा बहुत अगर सुना दे हमें तो अच्छा लगेगा, मतलब इस टैलेंट से भी हम जरा मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार लाजमी सुना, क्योंकि अभी मुझे ये भी नहीं पता वो ट्यून है या नहीं। और जब मैं अच्छा। बैठ के उसको टोंग टोंग करना शुरू करूंगा तो आप भी कहेंगी वैसे ही कह सही। दिया। असमत आफरीदी का सवाल है आपसे। इन्होंने कहा है सबसे पहले तो हम सबको सुपर डुपर ड्रामा तोहफे में देने वाले काशिफ अनवर साहब आपको सलाम, कतर रेडियो पे आपको वेलकम। और सवाल है बहुत इनका शुक्रिया कि, सर आपका। सवाल है कि आपने जी सबात में, मैं जी, सवाल इन्होंने पूछा है कि आपने सबात में अनाया अजीज को एक गरीब मगर स्ट्रॉन्ग किरदार दिखाया जो कभी भी हार नहीं मानती, और हसन को अमीर मगर कमजोर शख्स दिखाया जो हिम्मत हार जाता है, और अनाया ही उसे हौसला देती है, जिससे सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव मैसेज भी गया था। तो ये आइडिया कहाँ से आया इतने खूबसूरत किरदारों के लिए? कोई रियल स्टोरी थी इसके पीछे? थैंक यू सर, दिल से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया। मुझे रेडियो के टाइम याद आ गया, मैं मैसेजेस बहुत तेज पढ़ता था। तो कोई ऐसी खास सोच नहीं थी। मुझे था, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि घर जो है वो हमेशा मियाँ बीवी मिलके चलाते हैं। और बीवी औरत है जो शौहर को चाहे तो बहुत ताकतवर कर दे और चाहे तो बहुत कमजोर कर दे। ये बीवियां इस बात को समझ सकती हैं, क्योंकि कई बीवियां जो अपने शौहर को बहुत ताकतवर कर देती हैं और कई ताने दे दे के उसको कार्टून बना देती है। तो अगर बीवियां चाहें तो वो शौहर को बहुत ताकत दे सकती है, जिसमें अगर वो, अब एक शौहर है उसके 20,000 तनख्वाह है, वो आए और उसको कहे मुझे 22,000 रुपए की मेकअप किट चाहिए, तो वो जितना मर्जी हीरो का बच्चा होगा
उस वो लो फील करेगा कि मेरी बीवी को एक चीज चाहिए और मैं उसको नहीं दे सकता। अगर वो कहे कि मैं इत्तेफाक करूंगी, क्यों हुसैन मैं तुम्हारे साथ गुजारा करूंगी, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट और अच्छा फील करेगा। तो औरतों का बड़ा रोल होता है आदमी के कॉन्फिडेंस। सही। पाक कतर कम्युनिटी, इसके जो जो इसको चला रहे हैं वो अब्दुल समद बंगश हैं और यहाँ पे काफी काम करते हैं पाकिस्तानियों के लिए। उन्होंने कहा सबार ड्रामे में आपने अपने किरदार को क्यों शामिल किया था? क्या किसी डायरेक्टर ने ड्रामे में ऐसा किरदार जो मनफी होता है उसके ड्रामे पे नेगेटिव असर तो नहीं करता? मतलब ऐसा तो नहीं है कि आगे आपके लिए ये चीज मुश्किल क्रिएट करेगी? मेरा ये मानना है कि मैं अभी नहीं डिसाइड कर सकता कि कौन सी चीज मेरे लिए मुश्किल क्रिएट करेगी। अक्सर इंसान 70 लाख रुपए की गाड़ी लेता है और उसी में मर जाता है। तो मुझे नहीं पता कौन सी चीज, वो तो मैंने आज जो कर दिया। मुझे लगता है कि क्या मुश्किल क्रिएट करनी है, किरदार है मैंने किया। हाँ, मुझे लोगों ने कहा कि यार आप खुद राइटर थे तो कोई अच्छा किरदार ढूंढते। तो मुझे ये भी लगा कि पाकिस्तान में ये निजाम है कि लोग कहते हैं थोड़ा सेल्फिश हो जाते आमतौर पे, क्योंकि जब भी राइटर डायरेक्टर्स आमतौर पे कैरेक्टर करते हैं, ज्यादातर नहीं, वो चाहते हैं कि पॉजिटिव मैसेज उनकी पर्सनालिटी का जाए लोगों को। तो लोगों ने तो वैसे भी जो उनका दिल चाहेगा बोलेंगे, तो आपने इतना पॉजिटिव अपनी पर्सनालिटी का मैसेज देके क्या करना क्या है? सही है, फिट है। आप बुरा समझ रहे हैं, जबरदस्त है, समझ रहे। अंबर वहीद का आपके लिए सवाल है। इन्होंने पूछा अस्सलाम वालेकुम और कैसे हैं आप? हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले तो बहुत ही बेहतरीन आपके मेहमान हैं, तो उनको सलाम और बेस्ट विशेस। और सबार ड्रामा तो सुपर डुपर था, और नेक्स्ट कब तक कोई न्यू प्ले आएगा आपका? इंशाल्लाह 4-5-6 महीने तक एक नया सीरियल हम लेके आ रहे हैं, और डायरेक्टर उसके शहजाद कश्मीरी साहब ही होंगे जो सबात के डायरेक्टर थे, और कास्टिंग पे भी काफी हद तक हम बात कर चुके हैं। बस हम शूट पे जाने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। इंशाल्लाह। अच्छा, इन्होंने ये भी पूछा है आपसे कि अब जब आपका कोई ड्रामा आएगा तो उसमें भी क्या खुद परफॉर्म करेंगे? अगर करेंगे तो सबात की तरह नेगेटिव रोल ही करेंगे या फिर पॉजिटिव करेंगे आपके? मैं कहता हूँ जहां मेरी जगह बनेगी। अगर अभी भी माविश मैं आपसे पूछूं कि मुझे कौन सा कैरेक्टर करना चाहिए, तो आप मुझे देख के कहेंगे तुम्हें यासिर कुरैशी कर। हाँ। क्योंकि जो अब मैं हसन तो नहीं करूंगा, ना ही मैं हारिस करूंगा। मेरी आवाज ही ऐसी नहीं है कि मैं मिराल को दिलासे दे सकूं। तो जो कैरेक्टर अगर मैं कभी करूंगा, तो जो कैरेक्टर मैं डिजर्व करता हूँ मैं वो करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि अब मेरी बात मानी जा रही है, मैं राइटर बन गया हूँ और शहजाद भाई भी दोस्त है तो शहजाद भाई जरा ये वाला कैरेक्टर। तो मुझे इतना दुनिया की नजर में कोई हीरो नहीं बनना। अगर कभी कोई जगह बनेगी, अगला जो प्रोजेक्ट आ रहा है इसमें तो नहीं करूंगा, इसके बाद अगर कभी कोई जगह बनी तो इंशाल्लाह, लेकिन वही करूंगा जो मैं किसी दूसरे को अपने आप को सही तोल के कि ये मैं डिजर्व करता हूँ तो यही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं डिजर्व करता। जबरदस्त, ग्रेट। और ऐसे ही होना भी चाहिए बिल्कुल काशिफ, और आपने इतने अच्छे तरीके से उस हाँ किरदार को किया था। काम है। हाँ बिल्कुल। और भाविश नेगेटिव एक ड्रामा है, 5 करोड़ 4 करोड़ रुपए लग रहे हैं उस पे। उसमें आपकी ख्वाहिशें नहीं चल रही है, उसमें एक टीम वर्क है। प्रोडक्ट सबात है, वो काशिफ अनवर स्पेशल नहीं है। तो सबात के लिए जो सही होगा वो करना है। काशिफ अनवर के लिए सही वो मानी नहीं रखता, उसने पैसे लिया, उसने काम किया। सही बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और आपने वो चूंकि इतना खूबी से भी किया, और नेगेटिव रोल की जितनी मुझे लगता है कि वैल्यू होती है किसी भी ड्रामा सीरियल में, अगर वो उसको समझते हुए किया जाए तो डेफिनेटली उतनी फिर पॉजिटिव रोल की भी नहीं होती। तो आपने तो बड़ा कमाल किया था उसमें। जितना अच्छा। आपको नेगेटिव कैरेक्टर करने का मजा आता है कि एक बंदा है वो खौफजदा है और आप कह रहे हैं कि तुम ये वो और आपकी अथॉरिटी है, वो स्क्रीन पे बुरा लग रहा होता है, वो करने में बहुत मजा आता है। एग्जैक्टली। और होता क्या है कि लोगों ने जो तासुर ये बना लिया ना कि अगर हम कुछ नेगेटिव कर लेंगे तो लोग हमें नेगेटिव समझेंगे। और अमूमन हमने नेगेटिव रोल करने वाले लोगों को भी इस तरह से देखा है, जो एक्टर्स होते हैं, कि वो थोड़ा डर के ही कर रहे होते हैं, उनको अपनी इमेज की बहुत पड़ी हुई होती है, तो वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, मुस्तफा कुरैशी बहुत बड़ा नाम है, अमरीश पुरी इंडिया में बहुत बड़ा नाम है, उनके पाए के अदाकार नहीं मिलते। तो ये तो बड़ी खुशनसीबी की बात है कि सना का रोल आपको मिले। अच्छा, इन्होंने भी आपको बहुत मुबारकबाद दी है और कहा है आगे आपके फ्यूचर के लिए अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां अता करे, इनकी दुआएं आपके साथ आपका हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अर्जुन रॉय, इनका ताल्लुक इंडिया से, इन्होंने आपसे पूछा है कि आपकी फैमिली कैसे समझती है आपके जो लिखे हुए जो आपका काम है, जब उसको देखती है तो उनको कैसी फीलिंग होती है? मैं ये अपने लोगों से कहूंगा जो भी देख रहे हैं ये इंटरव्यू, आपका बच्चा गलती करेगा ना, पूरी दुनिया है उसको जूते मारने के लिए। आपका बच्चा गलती करेगा, पूरी दुनिया है उसको सजा देने के लिए। 4 दीवारी में उसको सजाएं ना दें। आपने अपने जो भी अपने इश्यूज पुराने
बाप के होते हैं, माजरत के साथ, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को देखा, और उसके बाद जब मैंने दुनिया को देखा 22-23 साल बाद, तो मुझे लगा अच्छा ये वाले कौन से वाले माँ बाप, तो ये वाले तो माँ बाप नहीं होते हैं, इस तरह मुझे लगा। मुझे जब लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो मैं सोचता हूँ यार किसी के माँ बाप क्यों इस तरह कर सकते हैं। वो पुरानी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं अगर आपके जहन से नहीं निकल रही है, आप बच्चे पैदा नहीं करें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मेरे घर वाले ना कहते कि तू सही है, तो मैं 5 साल से फारिग था, वो मुझे किसी महीने पैसे देना बंद कर देते और कहते कि वापस आ जा, किस्सा खत्म हो गया तेरा, कर ली पार्टी जितनी कर ली थी, क्योंकि बाकी सब लोग यही कह रहे थे कि वो एंजॉय कर रहे हैं वैसे। तो अपने बच्चों को माँ बाप का सपोर्ट करना, तो अगर माँ बाप सपोर्ट नहीं कर सकते बच्चे उसकी हर गलती पे, तो उसको पैदा नहीं करें। तो अगर आप में इतना बड़ा जिगरा है। अभी जब लगता है सीरियल या कोई आपका काम आता है टीवी पे, तो फैमिली देखती है, सब मिलके देखते हैं बैठकर आपका काम? हाँ, बहुत बहुत खुशी से देखते हैं। मेरे अब्बा तो वैसे टीवी नहीं देखते, मैंने भी टीवी बिल्कुल नहीं देखता, तो मेरे अब्बा भी बिल्कुल नहीं देखते। मेरा ड्रामा उन्होंने देखा, मेरी बहन देखती है, शौक से देखा। मेरी अम्मा एक दिन बैठी हुई टीवी पे एक विलेन को गालियां दे रही थी, अभी सवाल नहीं आया था, तो कह रही है ये यूं कर, ये देखो कितना। तो मैंने कहा अम्मा अभी अपने बेटे का आने दो, फिर पता चलेगा। वो जब आया तो मुझे पता होता था कि आज यासिर कुरैशी के कौन से सीन्स हैं, तो जिस दिन बेइज्जती के सीन्स होते थे मैं निकल जाता था घर से, चलो ड्रामा देख लेंगे, फिर कल आऊंगा आराम से। हाँ ओके। अच्छा, अनीका का सवाल है आपसे कि आपने जब ड्रामा लिखा था तो आइडिया था कि इस ड्रामे को इतना ज्यादा फेम मिलेगा क्योंकि स्टोरी एक कॉमन इशू पर थी, बट जिस तरह आपने लिखा एक एक डायलॉग बहुत जबरदस्त था, स्पेशली जब जवाब मुझे भी देना आता है पर सारी बात है तरबियत की, ये वाला जो डायलॉग था ये इनको बहुत अच्छा लगा था। और क्या इस ड्रामे की कास्ट आपने चूज की थी क्योंकि आपके रोल से लेकर मावरा तक हर किरदार अपनी जगह पे परफेक्ट था? थैंक यू। हाँ जी, ये मोमिना दुरैद साहिबा, शहजाद कश्मीरी भाई, और मतलब शहजाद भाई भी मुझसे डिस्कस करते थे कि आप क्या देखते हैं, किस कैरेक्टर को कैसा, तो मिलजुल के ही था। और बाकी डायलॉग्स ने काफी हद तक बचाया। डायलॉग्स भी क्या थे, वो एक्सपीरियंस थे जो लोगों से मिले थे, वो लिख के दे दिए। लेकिन नॉर्मली इतना काम मतलब कम लोग हैं, जैसे खलीलुर रहमान कमर की बहुत बात हुई थी मेरे पास तुम हो जब आया कि डायलॉग्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे, तो इसी तरीके से सबात के भी वाकई डायलॉग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, सिर्फ स्टोरी नहीं थी। जो एक हमें नजर आता है कि स्टोरी है वो चल रही है, उसके बाद ये सीन आ गया, तो डायलॉग की अहमियत जो है काशिफ, वो अब मुझे लगता है कि बहुत उजागर हो रही है, लोग उसको बहुत समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि डायलॉग्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो आपने मतलब ये पहले के लिखे हुए जुमले थे आपके, या फिर मतलब जैसे आपने कहा कि एक्सपीरियंसेस और जो कुछ देखा था वो, या फिर इस ड्रामे के लिए बकायदा तौर पे आप इतनी मेहनत किया करते थे कि किस किरदार ने कौन सा डायलॉग बोलना है? मैं आपको सच बात बताऊं, मैं अगर आपको किसी को ये बताऊं कि मैं पैसे कितने कमाए हैं मैंने, तो वो मजाहिया इसलिए है कि 3-4 महीने में एक ड्रामा लिख के 5 महीने में फ्री हो जाना चाहिए आमतौर पर। तो मैंने सबात 2018 में खत्म कर दिया था, 2019, 20 और 21 अब एक स्टेप मैंने लिखना शुरू किया 2-3-4 महीने में। मुझे बहुत जल्दी नहीं है कि 100 ड्रामे बनाने, कोई 5-6 लिख रहे हैं ड्रामा सीरियल्स, उसके बाद मेरे पास शॉर्ट फिल्म्स हैं, मेरे पास एक सीरीज ऑफ शॉर्ट फिल्म्स हैं जो मैंने अपनी टीन एज से सोची है, सबात से पहले तक। तो जिस दिन मैं इससे फ्री हूंगा, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं वो 4-4 मिनट की सारी स्टोरीज निकालूं और खुद डायरेक्ट करूं उन्हें, और जो मेरे 1-2 दोस्त हैं हम मिलके उसको डायरेक्ट करें और अपने काम कुछ करें। तो मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है, इसलिए जब मैं फ्री बैठा होता हूँ एक ड्रामे पे ज्यादा वक्त देता हूँ, तो मुझे बेहतर तरीके से नजर आने लगता है कैरेक्टर अपना, मुझे ये लगता है। अच्छा, तो आपका मतलब रोजगार का कोई और सिलसिला भी चल रहा है या फिर इतना ये काफी हो जाता है कि एक ड्रामा लिख लिया तो 4-5 साल के लिए काफी है? नहीं, मैंने तो आपको बताया कि इससे पहले मैं रेडियो पे जब तक था वॉइस ओवर्स अच्छे करते थे, ठीक था। फिर जब कराची गए तो शुरू में सही था, उसके बाद अब्बा सपोर्ट करते रहे, और अब अल्लाह का शुक्र है। मेरी ये आदत है कि छलांगी उतनी मारो जैसे हालात, तो आप किसी भी कैसे भी हालात हो, आप उसके अंदर एक बजट बना सकते हैं, आपको क्या मसला। तो रोजगार का और कोई है? मैं वो भी ब्लेसिंग है कि मेरे अब्बा जी बहुत सपोर्टिव है, तो मैं कुछ प्रॉपर्टी के अंदर मैं शौकीन हूँ, मुझे सिर्फ जमीन खरीदने का शौक है कि 4 मरले की भी जमीन हो, मैं खड़ा हूं तो एक ही शौक है जिंदगी में कि यार हाँ ये कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा है, और दूसरा ड्राइव करने का शौक है, फ्यूल है तो सब।
ग्रेट। अमरजीत ने आपसे सवाल किया, अब मुझे जैसे पता चल भी गया है कि माशाल्लाह आपने सिटकॉम भी लिखा, आप शेरो शायरी से भी शगुफ रखते हैं, तो इनका सवाल ये है कि आपकी फेवरेट चीज क्या है जो लिखने बैठते हैं तो खो जाते हैं और बहुत इंजॉय करके उसको लिखते हैं? मैं बताऊं, शायरी लिखना मजे का काम हो सकता है, ड्रामा सीरियल लिखना मजे का काम नहीं हो सकता। ड्रामा सीरियल सोचना मजे का काम हो सकता है, सोचना बहुत मजे का काम है कि वो यूं होगा, फिर ये सीन होंगे, फिर ये होगा। उसको लिखना मजदूरी है कि आप लैपटॉप खोल के बैठे और आपने एक एक कदम लिखने के, वो कमरे से यूं आया, यहाँ बैठा, टांग पे टांग रखी, सांस लिया, उसके बाद एक इधर आओ बात सुनो। तो लिखना मजदूरी है, सोचना बहुत मजे का काम है। वो किसी भी तरह का सोचना हो, वो रैंडम थॉट्स भी हो तो उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ मिलता है। लिखना मजदूरी है। हम्म। अनवर अहमद ने अनवर अहमद का सवाल आपके लिए कि सबसे पहले तो अनवर भाई को, अनवर अहमद, काशिफ अनवर भाई को अनवर अहमद की तरफ से सलाम। और सबार ड्रामे में आपने जो वालेकुम नेगेटिव, अस्सलाम। हाँ, सबार ड्रामे में आपने जो नेगेटिव रोल किया, आप खुद इसको करना चाहते थे, वही सबने ये पूछा हुआ है आपसे, और एक राइटर से एक्टर बनकर आपने क्या हाँ फील जी। किया, और इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं, और कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ख्वाब है जिसकी तकमील चाहते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि अभी राइटर भी मैं अपने आप को नहीं समझता और एक्टर भी नहीं समझता। बस ठीक है, जो जो मिल जाए सही है। और ख्वाब, मेरा ख्याल है जब मैंने काफी सारे ख्वाब देखे और उनके पूरे होने पे मुझे ख्वाबों की औकात का काफी हद तक अंदाजा हो चुका है कि ये पूरे होने के बाद बहुत बेवकूफ हो जाता है। हम्म। ख्वाब जितने हसीन होते हैं और उनको देखने में जितना ज्यादा मजा आता है, उनको स्ट्रगल जो होती है वो उसकी कीमत होती है, जो आपने उसको ख्वाब सोचने का मजा लिया होता है। और जब आपका ख्वाब पूरा हो जाता है तो वो फिर मजदूरी बन जाता है। तो इसलिए अभी ऐसा तो कोई बड़ा ख्वाब नहीं है। मेरे ख्वाब सोसाइटी के हवाले से हैं। वो मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, वो मैं इधर इसलिए नहीं बताना चाहता कि वो मैं, मेरे ख्वाब है और मैं सोचता हूँ कि पर्सनल कोई ऐसा ख्वाब नहीं है आपके, यार यूं हो जाए तो क्या हो जाएगा। सोसाइटी के हवाले से काफी ख्वाब है कि अगर आप बाहर घूमें तो आपको खुद नजर आएगा कि कहाँ कहाँ काम होने की जरूरत है। हम्म। सही। अच्छा, अभी तक आपसे जब भी फैमिली की बात हुई तो आपने पेरेंट्स का जिक्र किया है, बहन का जिक्र किया है, तो आपकी अभी शादी का क्या सिलसिला है, और उसके लिए कैसी लड़की देखते हैं? मतलब आपके जहन में क्या है कि लड़की कैसी होनी चाहिए? मैंने ये सवाल मैं अच्छा, सबसे नहीं अब करती। ये भी अब ये सवाल, अच्छा मैं बता दूं मुझे आपको। पता है ये सवाल। हम्म। ये जी सवाल जी मैं जी जी, हाँ नॉर्मली जी जी, अपने हाँ हाँ जी। मेहमानों से, ये जी। नहीं करती, हाँ, ये काफी ऐसा सवाल है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। तो मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले माजी में मैंने नहीं सोचा शादी के बारे में, सोचा। अभी भी इरादा है शादी का। और किस तरह की लड़की चाहिए उसका भी अंदाजा है काफी हद तक। तो बस देखिए, इंशाल्लाह जल्द कुछ बेहतर हो। अच्छा। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मैं नॉर्मली करती नहीं हूँ, लेकिन तो आपकी पर्सनालिटी में ना मुझे कुछ वो एक फील हो रही है बात, कि काशिफ के साथ हर लड़की का नहीं बन सकता, काशिफ ने डेफिनेटली कुछ एक अलग से सोचा हुआ होगा। अच्छा चले, आप आसान कर देती हूँ थोड़ा सा। जब शादी का नहीं, फैसला, मैंने ऐसा नहीं है। हम्म, जब शादी, मतलब मैं 17 साल की उम्र में जवान हुआ था। 16 साल, 15 साल, और अब मैं वैसे भी, जो शायर मिजाज लोग होते हैं वो 11, 12, 13 साल की उम्र में जवान हो जाते हैं। और अब मैं 33, 34 पे हूँ। तो काफी बार सोचा, लेकिन अभी यकीन हो गया है कि हाँ करनी चाहिए। तो समाज तक तो इरादा ही नहीं था, मुझे बहुत पहले कर लेनी थी, लेकिन अब वही बात है, जब आप एक रास्ते पे निकल जाती हैं। अब हम्म, जब मैं अपने पैसे अपने अब्बा से ले रहा था कराची में जिंदा रहने के, तो उसमें ये तो नहीं कह सकता था। घर वालों ने तो ये भी कहा कि बेटा बहू भी ले आए, इसको भी खिलाएंगे। लेकिन सही है, अब वक्त मेरे ख्याल से अब आ गया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द शादी की खबर होगी। वैसे तो मेरी शादी भी कोई दुखी भी नहीं होगा, वो पुराने जमाने तो खत्म। हाँ नहीं, वो मैं होते हैं कहती ना, हूँ कि, ड्रामे में दिखाते हैं एक लड़का होता है, 7 लड़कियां दुखी हैं उसकी शादी में। हाँ एग्जैक्टली exactly. अच्छा, लेकिन काशिफ जब शादी करेंगे तो उनकी जो आइडियल लड़की है वो मिराल के करीब है या अनाया के करीब है? नहीं नहीं, या मिराल के करीब होगी तो वो तो बेचारी, वो तो मुक्के खाएगी। अच्छा, ये भी अब ऑन एयर चला गया है, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। फिर मिराल के करीब होगी, मुक्के नहीं मारूंगा जी, मुझे आप कमेंट्स में नहीं पकड़ना प्लीज। सही। अब तो वो जमाना आ गया ना, हर इंसान की अपनी सोच है और उसकी सोच ही सही है।
वो जो दिल चाहेगा वो लिखेगा। तो ठीक है भाई, बिल्कुल। ये मेरी सोच है, गलत भी हो सकती। तो क्या वो अनाया जैसी होगी? हाँ, अनाया को मैं कह सकता हूँ कि अनाया मेरा उस तरह से ख्वाब है, लेकिन मैं फिर ये भी कहता हूँ कि मोहब्बत सिर्फ अनाया जैसी लड़की ढूंढना नहीं है। अगर मोहब्बत, मैं तो अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, अगर आप अभी 23-24 में घूम रहे हैं और मोहब्बत के लिए शेरो शायरी सुनाते हैं, जो कि हम भी सुनाते थे, तो मैं भी अभी सुनाता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं। तो फिर किसी के सारे इश्यूज के साथ उसको कबूल करना भी मोहब्बत की एक बड़ी बड़ी प्योर शक्ल वो है। अनाया जैसी लड़की को मोहब्बत के लिए सिलेक्ट करना एक सेल्फिश अप्रोच है कि मुझे एक ऐसी पाक दामन एक ऐसी लड़की को सोसाइटी से उठाना और पाक दामन और पाक बाज बना के अपने घर में रखना एक सही अप्रोच है। शायद मैंने खुद अगर बात की, मैंने कहा कि मुझे अनाया जैसी लड़की चाहिए, लेकिन फिर अगर बात मोहब्बत की हो तो फिर वो लड़की कैसी भी हो, अगर अगर वो आपके साथ उस तरह रह सकती है जैसे आप रखना चाहते हैं, वो तब्दीली चाहती है, तो ठीक है, आप अगर उसको एक इज्जत की जिंदगी दे सकते हैं किसी को भी, तो आपको चाहिए। चलें, ग्रेट काशिफ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत मजा आया। मुझे पर्सनली जब मैं राइटर्स के इंटरव्यू करती हूँ, नॉर्मली लोग जब किसी हीरो के, हीरोइन के, सिंगर्स के इंटरव्यू करते हैं तो उनको मजा आता है, लेकिन मुझे पर्सनली राइटर्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी जो अप्रोच है उसको मैं जानने में मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बहुत मजा आया। एक मिनट आपको एंडिंग दोबारा करनी पड़ेगी, कॉल कट गई थी। जी तो मैं आपने कह कहा रही हूँ, जी काशिफ, वो एंडिंग। जी मैं कह रही थी कि जब भी मैं किसी राइटर का इंटरव्यू करती हूँ तो वो मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ उनकी ऑब्जर्वेशन है, जो उन्होंने कहानियां बनाई है, जिस तरीके से वो किरदारों को इस दुनिया में जीता जागता दिखाते हैं, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो आज भी मैंने बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते कोई मैसेज जो आप हम जितने कतर में रहने वाले लोग हैं उनको देना चाहें, और इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट टाइम जब आपका प्रोजेक्ट आने वाला है अगले 6-7 महीने में, तो आपने मुझे फिर दोबारा जरूर टाइम देना है। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, एक मैसेज इंशाल्लाह, और गाना भी सुनेंगे इंशाल्लाह उस वक्त हम जरूर। पहले आपसे। आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जरूर, पहले आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। 101 की पुरानी हमारी तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर मुझे कोई भी कहे मैं 101 में काम करता हूँ तो मेरे 7 साल गुजरे हैं। पहली मैंने जिंदगी में जो काम किया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मैसेज ये है कि मुश्किलात नहीं पैदा करें लोगों की। आप पाकिस्तानी हैं, आप किसी भी मुल्क में रहते हैं, आप कुछ भी करते हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। इतना आजकल मुश्किल का दौर है कि लोगों के पास सांस लेना मुश्किल है, किसी को नौकरी का मसला है, किसी का बॉस उससे बुली कर रहा है, किसी का शौहर बहुत टॉक्सिक है। तो आप जिस हद तक हो सकता है अगर आसानी पैदा कर सकते हैं तो जबान खोलें, नहीं तो बंद रखें, तब भी काम चलेगा। 7 अरब है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप आसानी लोगों के लिए नहीं पैदा कर सकते तो फिर फायदा नहीं है आपका माशरे में रहने का। तो मेरा ख्याल है आसानियां बांटे लोगों। चलो ठीक काशिफ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज और पूरी और गुफ्तगू आखिर में बहुत मैं एक जबरदस्त। और बात करना चाहूंगा, आखिर में मैं एक और बात करना चाहूंगा कि जब भी कोई इंसान बात करता है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उसकी जिंदगी होती है, वो उसका एक्सपीरियंस होता है। ऐसा हो सकता है कि उसका सच और आपका सच अलग हो, तो एक दूसरे के सच को मानने की भी थोड़ी हिम्मत रखें। जिसका जो सच है वो दूसरे को अपने सच की बुनियाद पे गालियां दे रहा है, छोड़ें। जैसे आपकी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है दूसरे का अपना हो, तो जिंदा रहने की गुंजाइश पैदा करने की बड़ी जरूरत है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, और पॉइंट ऑफ व्यू का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमें अपनी सोसाइटी में लोग ऐसे नजर आ रहे होते हैं जिनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं होता, और वो एक मुनाफिकत के उनका साथ बड़ी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी, ट्रेंडिंग होती है, जी, और वो बड़ी स्वीट सी एक लाइफ जो ट्रेंड गुजारते कर भी रहा है चले वही जाते उनका हैं। पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो अच्छी बात यह और है कि किसी बंदे का ऐसे है। लोग सबसे बढ़ के ये है जो ये स्वीट सी लाइफ खामोशी से गुजार जाते हैं ना, ये सोसाइटी पे जुल्म करके जाते हैं। इनको बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है, ताकि कल को कोई खुद को एलियन ना समझे। ये सब जो पाक ताबन पाक बाज का सीन ऑन है ना आजकल, इसकी वजह से सोसाइटी के लोग खुद को एलियन समझते हैं। तो सच बोला करें, बाकी सही है, सीन ऑन है। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त, ग्रेट, थैंक यू सो मच काशिफ, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और वो एक 2-4 दफा शायद लिसनर्स को ये अंदाजा हो कि हम लोग एक दूसरे के साथ साथ बोल रहे हैं, क्योंकि 2 आरजेस बैठे हुए हैं आज के इंटरव्यू में, तो ये तो होगा। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। बिल्कुल सही, बहुत फिर शुक्रिया। मिलते हैं ठीक इंशाल्लाह है, ताला, अल्लाह बहुत हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। जरूर, अल्लाह हाफिज।